दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। आज हम जो अभी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है इज़राइल और जो हमास को कन्फ्लिक्ट को लेके, उसके बारे में अभी हम ये जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारा चर्चा हो चुका है। आज जो राष्ट्रपति बाइडेन है अमेरिका के, वो भी आके इज़राइल पहुंच गए हैं। काफ़ी भव्य स्वागत हुआ उनका, खुद नेतन्याहू गए थे एयरपोर्ट पे। तो इससे पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के एंथनी ब्लिंकन, वो भी 2 बार इजराइल का दौरा कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे जो रीजनल पावर्स हैं, दे आर सम वे और द अदर एसोसिएटेड विथ दिस कॉन्फ्लिक्ट, जो सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, तो वहाँ पर भी उन्होंने दौरा किया, डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस किया। कई सारे वार्तालाप हुए इसी पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट के बारे में कि जो इजराइल हमास जो कन्फ्लिक्ट है वो कैसे ज़्यादा एस्केलेट ना करे, और इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, अभी जो क्राइसिस है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कोई ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बड़ा सा ना हो, और उसके साथ साथ इसको जितना जल्दी रिजल्व करेंगे उससे क्या होगा कि जो रिफ्यूजी क्राइसिस होने वाला है वो भी कम हो जाएगा। जो मान लीजिए और ज़्यादा सिविलियंस जो इस झगड़े में कैनन फोडर बन सकते हैं, उसका भी प्रॉस्पेक्ट कम हो जाएगा। और जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है, इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे रीजन के ऊपर, वो भी कम हो जाएगा। जो सप्लाई चेन है, खास करके जो ऑयल एंड गैस का सप्लाई चेन है, क्योंकि बहुत सारा जो सप्लाई है गैस और ऑयल का मिडिल ईस्ट रीजन से कई सारे देशों में पृथ्वी में जाता है, तो उसका भी चांसेस कम होगा। तो कई सारे फायदे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट को पूरा लिमिटेड वे में रखने के लिए, और जितना जल्दी हो सके इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। ये कोई बड़ा सा वार या युद्ध की तरफ ना जाए, बहुत सारे कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व ना हो। जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वो एक रीजनेबल डायलॉग प्रोसेस शुरू करने में मदद करें, भागीदार बने। ये सब को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज़ तो ऐसे भी वेरियस लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका इसमें पूरा आगे आकर बात कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अब ये भी देखेंगे कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ भी खड़ा हुआ है डट के। और जो अभी तक जो प्रिपरेशन हुआ है, बोथ मैन एंड मटेरियल, जो यूएसएस जो नेवल कैरियर ग्रुप है ओविया के मेडिटेरेनियन सी में पहुंच गया है। जेराल्ड फोर्ड आ गया है, एइजनहावर इज़ ऑन दी वे, वेरी क्लोज टू इजराइल कोस्ट ये लोग स्टेशन होंगे, और इनके पास काफ़ी फायर पावर है। दे आर हैविंग मोर देन 150 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स। तो ये सब डेफिनेटली गारंटी देता है। और ख़ास करके एंथनी ब्लिंकन ये खुल्लम खुला बोल भी चुके हैं कि कोई भी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। खास करके उनको जो डायरेक्ट वार्निंग है वो हिजबुल्लाह को है, वो सीरिया को है, और ईरान को भी है। तो इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट उनका ना हो, इसका फ़ायदा ना उठाएं। इजराइल का जो लेजिटिमेट राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ, टू डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द नेटवर्क दैट इज रिलेटेड टू हमास, ये सब करने दिया जाए इजराइल को। और जो भी इस रीजन में प्रॉब्लम हो रहा है उसके पीछे हमास हो या हिजबुल्लाह हो, इनका जो टेरर नेटवर्क है, इनका जो एम्बिशंस है, बिकॉज लाइक दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव बिकम ऑलमोस्ट पैरा स्टेट्स। जैसे एक स्टेट का कैपेबिलिटी होता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, उस लेवल पे इनके कैपेबिलिटी हो गए। देर ऑलमोस्ट लाइक पैरा स्टेट्स। इनके पास लाखों हथियार हैं, काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेपनरी है, और इनको काफ़ी सारे जगह से हेल्प भी मिलता है। जैसे ईरान से मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं जो इसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है, सीसीपी का बड़ा कनेक्शन है हमास के साथ, और डोनेशन तो काफ़ी इनको मिलता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं गाज़ा पट्टी में तो इनका कुछ इकोनॉमी है ही नहीं, लेकिन सबका बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, सब बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं। और इतने छोटे जगह में 2.5 मिलियन फिलिस्तीनी रहते हैं। उनका ना कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ना सर्विस सेक्टर कोई इतना स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इनका जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $3,500 प्लस है। तो इससे पता चलता है कि इनको काफ़ी सारा फंडिंग मिलता है। और अभी जो पता चला युद्ध में कि यूनाइटेड नेशंस के अराउंड 13,000 वॉलंटियर्स आर वर्किंग इन गाजा स्ट्रिप, इन वेरियस कैपेसिटी। उसमें रेड क्रॉस है और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, वो सब काम कर रहे थे, जो कि इस युद्ध की वजह से उनको विड्रॉ करना पड़ा, और उनमें कुछ लोग तो घायल भी हुए।
और ख़ास करके जो अभी जो रिपोर्ट आई है कि पैलेस्टाइन में जो गजा स्ट्रिप है वहाँ पे जो एक बड़ा सा हॉस्पिटल था, तो उसको वो भी अटैक के इसमें आया और उसमें का करीब 500-600 लोगों की मौत हुआ है। जो पता चल रहा है कि उसमें कई सारे हमास आतंकी थे जो वहाँ पे आकर शरण लिए हुए थे, क्योंकि उनका तो मोडस ऑपरेंडी यही है कि बाहर जाओ, अटैक करो और आके ऐसे जगह में छुप जाओ, ऐसे शील्ड बनाओ ताकि वहाँ पे सिविलियंस हों, बच्चे हों, औरतें हों, तो फिर कोई जो रिटालिएट करने के लिए आएगा, he or she will feel constrained or that country will feel constrained or deterred, so that they would think that if they are going to retaliate or attack in the same fashion with the same force, then probably it will have a lot of civilian casualty and that won't be acceptable to the rest of the world population. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को और ये जो मोडस ऑपरेंडी है, इसी को अप्लाई करते हुए हमास का ये काम है मुझे लग रहा है। और अगर इजराइल ने अटैक किया है तो इजराइल तो ऐसे भी कोई सिविलियन फैसिलिटी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो because they are having a constitutional democratic setup, they believe in rule of law, they are having a very professional army, they are definitely a gentleman's army. They are not going to attack any civilian kind of installation without any reason. If at all they have attacked, there must have been some internal report that refers to this kind of Hamas militants taking shelter in that hospital. और अगर ये नहीं हुआ है, then the other side is that Hamas has deliberately attacked that hospital in order to give a bad publicity or bad name to Israel, and so that there will be more pressure on the Israel not to go for further retaliation or to limit its way of retaliation. Because अभी जो पता चल रहा है कि जो entire intelligence gathering हुआ है with regard to the tunnel defense system of the Hamas लोगों को पता चल रहा है कि हो सकता है एक बहुत बड़ा कार्रवाई हो, and they will get overwhelmed, they will not be able to repel the attack, or if at all they were thinking that they will surround the Israel army and then Israel army will get overwhelmed and overpowered or they will not be able to sustain the guerrilla war, उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी लग रहा है कि अमेरिका भी आ गया है and they are having much better technology, arms and ammunitions। मुझे तो लग रहा है कि एक ऐसा पॉसिबल ऑप्शन भी होगा कि पूरा टनल सिस्टम को फ्लडेड कर दें, समुद्र से कोई एक टनल बनाए, कोई एक ड्रेन टाइप का बनाए, पानी पूरा भर दें उस टनल में, and these people who are taking shelter in the tunnels, they have no choice but to come out. तो ये जो हमास का जो लोग हैं, इनको लग रहा था ये तो चूहे जैसे हैं कि जैसे इनको अटैक करेंगे और इधर उधर टनल में घूमते रहेंगे और इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनका मोडस ऑपरेंडी था, कोई प्लान प्रोसीज्योर था, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। द कॉन्फिडेंस दैट हमास वाज शोइंग, it is getting drastically watered down. They are not having the kind of overconfidence that they were having few days back when they went to deep inside the Israel and attacked Israel and killed almost around 1200 to 1300 civilians in that particular attack. So therefore now today we are having guest with us, that is Mr. Bhaptos Pati, who is also very good at explaining and analyzing the entire West Asian region and the affairs, and he is having the very academic and substantive understanding with regard to various dynamics in that region, the political dynamics, the religious dynamics, the geostrategic and the geo-economic dynamics. And today particularly in the context that the American president has visited a war zone, try to imagine, there are missile attacks, there are rocket attacks, and the head of the state coming to Israel, to a very evolving war zone, and risking his own life also. So why the American president chose to visit Israel directly? And in fact we all know that German chancellor is also going to come to Tel Aviv, France President Macron is also going to Tel Aviv, come to Tel Aviv, even Rishi Sunak will come. All these people are going to come to Israel physically. I mean, they could have otherwise sent their forces and other men and material with regard to helping the Israel and providing a support to Israel kind of thing. But the very importance of having or the very symbolism of making the head of the states, head of the governments visit Tel Aviv definitely shows some kind of
urgency on the part of the Western past, that now they are feeling that this is a time to fight to finish. This has almost become not only an existential war for Israel, but also the entire Western civilization, the values, the morals, the constitutional principles that they stand for, because they also have the understanding that to what extent their societies, their cultural space, their social space, their anthropological space have been bulldozed over, they have been captured by the migrants, particularly the migrants. They are that they are having religious affiliation to Islam, and the political Islam in its ideological component, the political Islam in its international aspect, it is really posing a danger to the Western civilization or the Western societies and all that they stand for. Because as we know, in the last 7-8 days, a lot of demonstrations are taking place in support of Hamas. They are not condemning Hamas, they are condemning Jews, and they are creating a law and order situation, or rioting. They are even there are also even people who are so radical that they are stabbing people here and there, killing people. In Belgium there was a stabbing incident yesterday, around 5-6 people that have died. So in this entire context, how this war is going to evolve, if at all, we can call it a war, number one. Number two, if that war is really going to convert into some kind of a world war, which we may refer to as third world war, if that is the case, or if it is going to escalate, then who are the other powers, who are the other actors that they are going to directly get involved in this entire affair? And then if at all the other countries are getting involved, like the Arabian countries, Iran, etc., even Saudi Arabia, etc., because it is now a question of saving Islam and kind of thing. That is at least the idea that the Arab countries are going to put. So if that is going to be the case, then let us discuss what is going to be the end game, and more importantly, what is the political objective of Israel. I mean, they can initiate the war. I mean, of course, they are saying that the war has been initiated by Hamas, they will end it, that's okay, beyond the bravado, beyond the overconfidence, and besides those points that they can win, but if they are going to win, then win at what cost, and what is the political objective. Let us say they are able to completely capture Gaza Strip. After that, what are they going to do with that? Are they going to indefinitely capture Gaza Strip? What kind of administration they are going to put there? Are they going to directly administer Gaza? So in that case, what will be the response of the rest of the world community? What about West Bank? What about the cause of the Palestine? Many more cases are involved, and this entire West Asian crisis really has become a crisis of gigantic proportion, or kind of world proportion. So therefore, let us take forward the analysis to those aspects. So welcome Mr. Pati to our show. And first I would like to know, like, what is the exact game plan, or what is the exact strategy behind the President of USA visiting a war zone, or live evolving kind of volcanic war zone, that is Gaza Strip now. See, if we were to go by Biden's first, let me also say this thing, that we are going to make it a bilingual discussion in both Hindi and English, because many of the viewers will not be able to completely have a grasp with regard to the subject in English only. So therefore, you can please go with a bilingual mode. तो अगर हम करीब 20 साल पहले का वीडियो एक आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ है, which is about the present president of USA, Joe Biden, talking about the importance of Israel for the US. Okay. When he was a senator. When he was a senator. Okay. He is categorically saying कि हमको अगर ज़रूरत पड़े हम ऐसे 10 इजराइल खड़े करेंगे, because Israel is the pivot for the US policy in Middle East. क्योंकि जरूरत पड़े तो 10 इजराइल खड़े करेंगे। और आज ये सिचुएशन हो गया है कि एक इजराइल को बचाने के लिए यूएसए को आना पड़ रहा है। तो चीज वही है कि the Democratic Party or the Republican Party is substantially funded by the Jews. US politics and the world economy is run by Jews. And USA is not a country which is only looking for markets across the world, but it has to have its own house in order,
and for that house to be in order, there has to be substantial investments by the Jews. So Jews are Is it the only thing that the Jews are rich and they are investing, or also it is something that is in relation to what Western civilization stand for, like democracy, values, morals? Exactly. See, the Jews have migrated to various parts of the world, and across the globe they are a very, very important element of democracy. They have been very supportive of democracy across the globe. In fact, they have been supporting India, the largest democracy in the world, in every aspect of, let's say, geostrategy, or let's say economics, or let's say environment. They have given some of the technologies for, let's say, water desalinization, let's say dryland agriculture. For everything, Israel, or let's say the Jewish population, is one of the propellers of different segments of economy. So Jews as a race were never a race who wanted to have some kind of expansionist ideas. If we were to go by history, the Jews were thrown out of their homeland when the Arabs invaded Israel. They went to different parts of the world, and only in 19th century they planned to come back to Israel, and they came back to Israel. So if at all we were to go by, let's say, the local US politics, Jews are an essential element, both for the Republicans as well as the Democrats, and they cannot alienate that important funding source. They cannot alienate that important constituency. So in such a circumstance, not only that, to control Iran in Middle East, Israel played a big role. Israel was instrumental in dismantling some of the major nuclear installations of Iran. Iran's major nuclear scientists were assassinated by Mossad. USA never wanted Iran to be a nuclear power in Middle East, because everybody knows that if Iran gets nuclear at some point in time, then majority of the Shia militias will have access to all of this. No, but what I wanted to know from you, that USA could very well send its men and material, all resources that USA can provide. But what is the point in President Biden himself visiting the war zone? What is the symbolic value of that? Is it only symbolic, or there is something substantial part? The symbolic value of this is that this battle is not between Islam and Jews. This battle is between good and bad, let's say the terrorists and the civilization. So USA at this point in time is trying to project that this is not a battle between the Jews and this, let's say, the Arab world. Absolutely not. There were no firepower, let's say, 6 months back. Why did this happen? Because there was some kind of provocation by the Palestinian militant group called Hamas. So my argument at this point in time is, if at all the USA leadership is totally backing the Israeli government, the unit, let's say their united government which they have just put in, it is only to show that we strongly back the rule of law, and Hamas doesn't represent any rule of law. As you know that in 2005-06 Israel totally dismantled all its settlements in Gaza Strip. They went back. And even they destroyed their own temple. Exactly, they destroyed their all their establishment. They went back, and immediately after that there was takeover by the Hamas. And what did Hamas do in the last let's say 17-18 years? So you are saying that was in fact a wrong step to take? That was a wrong step to take, because the West Bank in itself at this point in time is controlled. But Gaza is the only place which is not getting controlled, because it has totally been Palestinian group Hamas totally took over Gaza by overthrowing Fatah. Fatah wanted peace, but even now also the Palestinian president Mahmoud Abbas, he also in unequivocal terms he condemned the Hamas and the atrocities, the barbaric and the blatant violation of everything that Hamas did on that day, and he also said that Hamas is worse than ISIS. That also he said. Absolutely. Now the fact is like मुझे तो ये भी पता चला कि जो बाइडेन है, I mean he will take a direct stock of the military preparation that Israel is having, कि क्या प्रिपरेशन हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे,
and probably he will visit the war room. He will be made to understand the entire picture, what intelligence is available, what operation they are going to take, how much time it is going to take in plan 1 A, plan B, plan C. If plan A fails, what is plan B? If plan B fails, then what is the contingency C? How they are going to destroy the tunnel defense system of Hamas, and along with that if other countries get involved then what response Israel will have. ये सब तो है, लेकिन अच्छा मुझे बताइए कि अभी जैसे जो अभी तक जो सिम्टम है कि दिस वॉर इज गोइंग टू एस्केलेट, अरब कंट्रीज आर मीटिंग टुगेदर, दे आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड, बट द फैक्ट इज दैट अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इनफैक्ट हो चुका है मेरे ख्याल से, तो अरब वर्ल्ड में एक तो अमेरिका के कई सारे बेसेस हैं, दैट इज़ टीटी बेस्ड मिलिट्री अलायंस बस सबके साथ है, कतर के साथ है, यूएई के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, ये सबके साथ है। उसके साथ साथ अमेरिका के बड़े अच्छे इकोनॉमिक रिश्ते भी इन सारे कंट्रीज़ के साथ है। तो इसी हालत में जब अमेरिका अपना ग्राउंड फोर्स ला के यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है, करने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 99.99% है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आ गया, तो कोई क्या स्कोप बचता है कि ये जो ब्रिवाडो कर रहे हैं द इरानियन लीडरशिप, अदर इस्लामिक ग्रुप्स, और ये जो इस्माइल हनिया जो है ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहा है, तो ये सारे चीज़ें हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि कोई स्कोप क्या है कि अगर अमेरिका ग्राउंड में इन्वॉल्व हो जाता है डायरेक्टली, तो इनका कोई वजूद है, कोई कैपेसिटी है कि वो जाके डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन करेंगे इजराइल फोर्सेस को अलॉन्ग विथ द अमेरिकन फोर्स? नहीं, देखिए पॉइंट ये है कि इवन बिफोर द अमेरिकन प्रेसिडेंट अराइव्ड इन इजराइल, जो स्थिति है आज, इजिप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, जॉर्डन सपोर्ट नहीं कर रहा है हमास को, सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सऊदी अरब तो पूरा हैंडसअप अप्रोच लेके बैठा है, यूएई, सऊदी अरेबिया, हाँ, ये सब इन्होंने अपना, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे हम लोग पहले बोल रहे थे कि वहाँ पे भी जो एलिट क्लास है, दोज पीपल हु आर रूलिंग दिस कंट्रीज, उनको भी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो उनके नीचे जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो इतना रेडिकलाइज हो रहा है धीरे धीरे, अब उनके ऊपर भी खतरा आ जाएगा, क्योंकि उनके कंट्रीज में भी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अभी 2017 में जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्पीच दिया था जहां पे उन्होंने कहा था कि अगर फ्यूचर में कहीं से टेररिज्म या रेडिकलिज्म एमिनेट होगा, वो यूरोप होगा, यस, वो मिडिल ईस्ट नहीं होगा, बिकॉज मिडिल ईस्ट इज कंट्रोल्ड। मिडिल ईस्ट में रेडिकलाइजेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है, और जो यूरोप के पॉलिसीज हैं वो सारे रेडिकलाइज्ड एलिमेंट को डिफरेंट कंट्रीज में घुसा रहे हैं। तो कल को अगर एमिनेट होगा तो वो यूरोप से होगा। ये कहते हुए मैं आपको वही बोल रहा हूं कि यहां पे रोग एलिमेंट दो हैं, एक है टर्की, टर्की हैज बीन वेरी वेरी ओपन अबाउट इट्स सपोर्ट टू हमास, और है ईरान। अभी कुछ दिन पहले देयर वाज टॉक कि शायद अमेरिका फिर से JCPOA को फिर से शुरू करे, हाँ, न्यूक्लियर डील फिर से शुरू किया जाए और ईरान को टॉकिंग टेबल पे लाया जाए। इस माहौल में मुझे लगता नहीं है कि ये डील और हो पाएगा। तो ईरान विल हैव टू बी टेकन इनटू द सेम IAEA सैंक्शंस व्हिच इट वाज ऑलरेडी हैविंग। और ये जो अभी जो न्यूज़ घूम रहा है कि पाकिस्तान वाले 2 एटम बॉम्ब बेच दिए हैं किसको, $3.5 बिलियन में, उसका क्या? ये भी शायद सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि इसका कोई मतलब पुष्टि तो हुआ नहीं है, पर ये चल रहा है पूरे, मतलब र्यूमर ये चल रहा है कि $3.5 बिलियन में पाकिस्तानियों ने अपने 2 वॉरहेड बेच दिए हैं। किसको बेचे? एक तो नहीं, अगर बेचा होगा तो ईरान को ही बेचा होगा, हाँ, क्योंकि एक तो सऊदी लेगा नहीं। हाँ, नहीं, खाली लेने से तो नहीं होता है ना, वॉरहेड अगर आप ले भी जाएंगे, upkeeping of that, launching of that needs a lot of preparation and kind of technological help, very advanced stage, और वो लेना भी इजी है क्योंकि वो लैंड उनका मिलता है, बॉर्डर मिलता है, बस ट्रक में किसी में भी ले जाओ, कुछ स्मोक स्क्रीन दे के। सऊदी अरब में लेने के लिए तो फिर आपको दूसरा चीज़ ढूंढना पड़ेगा, आपको या तो जहाज़ में लेंगे या प्लेन में लेंगे, जो कि पकड़ा जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये जो मुल्ला मुनीर, असीम मुनीर जो है, इनके पास तो पैसा भी नहीं है, ऐसे भी कटोरा लेके घूमते रहते हैं पाकिस्तान वाले। $3.5 बिलियन इज अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। असीम मुनीर काफी घूमे हैं इस बीच, काफी कंट्रीज के साथ उनका काफी वार्तालाप भी हुआ है,
और ये सब कहते हो, मैं ये भी बोल रहा हूं कि कराची में सारे हमास टेररिस्ट का बहुत सारे मेजर पोर्शन का ट्रेनिंग भी हुआ है। तो इस हमले में पाकिस्तान का भी एक एक्टिव रोल है, ये कोई कोवर्ट रोल नहीं है, ये पूरी ओवरग्राउंड रोल है जो कि पाकिस्तान के साथ लिंक किया गया है। लेकिन ये कब तक समझेंगे, आप मुझे बताइए, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये कब इसको समझेंगे कि द डेमोक्रेसी स्वॉर्ड इज हैंगिंग ऑन देयर हेड? क्योंकि आप देखिए जो 9/11 हुआ, सारा कुछ पाकिस्तान में प्लान हुआ, करेक्ट हुआ अमेरिका में। अमेरिका इज द अलाई ऑफ पाकिस्तान सिंस लॉन्ग। इंडिया तो उनके साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, हमारे साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट भी है जम्मू कश्मीर को लेकर के और दूसरा चीज़ को लेकर के। लेकिन जब उन्होंने अटैक किया, दे चोज अमेरिका एंड द अलाई ऑफ पाकिस्तान एंड द क्रिश्चियन कंट्री। तो जिसे हम लोग जैसे बात करते हैं कि वो गजवा हिंद का बात करते हैं, क्या क्या करते हैं, भारत दुश्मन है, लेकिन जब दुश्मनी निभाने को आया तो पहले अमेरिका के ऊपर निभाया। और बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट तो ये स्पेन में हुआ, ग्रीस में हुआ, यूके में हुआ, नहीं वो मैं सितंबर 11 के बाद में जो बात कर रहा हूँ, जो सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुआ ग्रीस में हुआ, मेट्रो में यूके में हुआ, बहुत सारे ये जो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, एक तो उनके घर में ये लोग घुस रहे हैं धीरे धीरे इलीगल इमिग्रेशन वगैरह करके, और उनका जो फॉल्ट लाइन्स है डेमोक्रेसी में, जैसे उनका कॉम्पिटिटिव पॉलिटी है, एक पार्टी दूसरे पार्टी तीसरे पार्टी चौथे पार्टी, तो उनको लगता है कोई ना कोई पार्टी हमको सपोर्ट करेगा वोट बैंक के चक्कर में और कुछ चक्कर में, तो वो तो डेमोक्रेसी का दी फिशर्स एंड दी फॉल्ट लाइन्स ऑफ डेमोक्रेसी वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान को बचाने के लिए भी अमेरिका हमेशा खड़ा हो जाता है। अभी जो IMF का लोन मिलने वाला नहीं मिल रहा था, तो वो तो मांग रहे थे 1.1 बिलियन डॉलर, उनको दिया गया शायद अराउंड $3 बिलियन, वो भी अमेरिका के कहने पे। तो एक तो बार बार ये बोलते हैं कि पाकिस्तान इज एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, ऑल टेरर थिंग्स आर एमरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मोरल, मटेरियल, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन, हेल्प, सब कुछ पाकिस्तान दे रहा है। उसके बाद पाकिस्तान, उस्मा बिन लादेन मारा गया, वो भी पाकिस्तान में छुपा हुआ था और कैंटनमेंट में उसको रखा गया था। ये सब जानने के बाद भी ये पाकिस्तान को जिंदा रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को हेल्प करना चाहते हैं, और ये जो फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है इनको बार बार बचाने का ये क्या पागलपन है वेस्टर्न कंट्रीज में। हेनरी किसिंजर ने एक बहुत अच्छा बात कहा था कि बीइंग अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट बीइंग अमेरिकाज फ्रेंड इज फैटल। तो आप देखिए कि भारत ने एक बहुत ही निष्पक्ष रूप से कहा है कि ना वो रशिया के साथ खड़े थे ना वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट जहां पे रहेगा हम उसके साथ। यूएसए काफी प्रेशर किया है, खाली नेशनल इंटरेस्ट नहीं, हमने तो ये भी बोला दिस इज नॉट एन एरा वी टॉक अबाउट पीस आल्सो, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इनफैक्ट ये जो वार भी हो रहा है अभी वेस्ट एशिया में, अगर हमास अटैक नहीं किया होता तो ये नहीं होता। और अभी भी ये वार अभी भी चुटकी में बंद हो जाएगा अगर पूरा वर्ल्ड इंक्लूडिंग द अरब स्टेट्स टेक अ स्टैंड अगेंस्ट दैट विदाउट एनी कंडीशन सरेंडर and release all the hostages that you have taken and thereafter only other things will be settled through discussion and all। ये भी नहीं हो रहा है। रिलीजियन के नाम पे सब डिवाइड हो गए हैं, सब डिवाइड हो गए। अब G20 कहाँ चला गया, G7 कहाँ चला गया, यूनाइटेड नेशंस कहाँ चला गया, एंड नाउ द सेम ओल्ड वर्ल्ड दैट वी आर फेसिंग, दैट एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। करेक्ट। तो मैं वही बोल रहा था कि जब भारत ने अपना एक पक्ष रखा, भारत ने अपना एक ऐसा पक्ष रखा कि ना वो इनके साथ गए ना वो इनके साथ, उन्होंने खुद को चूज किया। अमेरिका से बहुत प्रेशर आया था उस टाइम में हमारे ऊपर, तो हमने वो प्रेशर को भी, वी हैव अंडरगॉन दैट प्रेशर, वी हैव अंडरटेकन दैट प्रेशर एंड वी हैव टेकन अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टैंड, प्रिंसिपल स्टैंड, जो कि भारत के लोगों को भी गर्व होगा कि हमने इतने दिन बाद एक अपने लिए एक ऐसा स्टैंड लिया। जब यूएसए की बात हमने नहीं मानी, यूएसए ने भी एक काउंटर में, जो आप अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि IMF जो FATF लेवरेज अगेंस्ट इंडिया, लाइक वो जो बार करते रहते हैं। उनको पता है कि अगर हम जितना चाहे, एक फॉरेन पॉलिसी में डिहाइफनेशन आता है कि हम पाकिस्तान से दूर जाना, क्योंकि उनकी औकात नहीं है हमारे साथ खड़े होने की, बट वो लोग हमको बार बार उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका ने एग्जैक्टली वही चीज किया है कि जैसे कि हमने उनके बात नहीं माना है यूक्रेन क्राइसिस में, तो उसी के बाद से आप देखिए थोड़ा पाकिस्तान की तरफ
सपोर्ट अमेरिका का और यूनाइटेड नेशंस का IMF का थोड़ा बढ़ गया है। और अभी ये अगर जैसे मान लीजिए वार एंड टेरर कंप्लीट हुआ, सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, अलग बात है, लेकिन करीब करीब 2 डिकेड तक अमेरिका लड़ता रहा। करेक्ट। अफगानिस्तान में लड़ता रहा, इराक में लड़ता रहा, और पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद अमेरिका को लगाता है कि नाउ वी आर गेटिंग अ साई ऑफ रिलीफ, प्रोबेबली ये इस्लामिक जिहादिस्ट से के साथ हमें और नहीं लड़ना पड़ेगा। एंड व्हाट मिस्टर बाइडेन सेड दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बिगर थिंग्स एंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। उसके बाद धीरे धीरे पता चला ये रसिया यूक्रेन वार भी हो गया, उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्वमेंट हो गया। सबसे दुखद बात ये है कि अमेरिका इवन डिडंट ट्राई टू ड्राउज द फायर with regard to Ukraine and Russia. They didn't even try to create some kind of peace process independently and separately, so that they can talk to the Russian president. I mean, Mr. Putin is just a phone call away from Biden. Absolutely. He didn't do that. He allowed that war to happen. There was no effort from American side. Instead, they declared him as a war criminal and he is unable to move out. And he was declared a war criminal. ICC का वारंट उनके नाम पे आ गया। और अभी अमेरिका के बैक टू स्क्वायर वन, 9 सितंबर 11 में जहाँ खड़ा था, अभी अमेरिका वहीं पे खड़ा है, बाकी साथ में इजराइल है। और ये फिर वही हो गया, फिर वही, because at that time also though they were talking about war against terror, it was actually an Islamic terror that they were referring to, and now they are again fighting the same Islamic terror. ये बार बार यही प्रॉब्लम में फंसते हैं, कुछ करते नहीं है इसके ऊपर। अभी भी ये जो चांस है, इज अमेरिका गोइंग टू रियली टेक अ पोजिशन where they are going to root out this Islamic fundamentalism, at least from the Middle East region? Absolutely, absolutely. देखिए, are they going to do you believe they are going to do that, or they will again have that same monkey balancing kind of approach, create some kind of equilibrium? तो अभी ये सिचुएशन उभर के आ रहा है। अच्छा, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अभी तो बाइडेन साहब तो पहुंच गए हैं इजराइल में। उनके पास 2 ऑप्शन है कि अमेरिकन मिलिट्री को डायरेक्टली इन्वॉल्व करेंगे इजराइल के साथ ग्राउंड ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, या फिर स्टैंड बाय मोड पे रखेंगे, इजराइल इंटरवेन करेगा, ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। अगर एस्केलेट हुआ या इजराइल वाले संभाल नहीं पाए या इस टाइप का कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, तब जाके वो इंटरवेन करेंगे। तो अगर तब इंटरवेन करते हैं तो फिर दूसरे कंट्रीज़ क्या करेंगे? मुझे सिर्फ आप ये एक चीज़ बताइए कि अमेरिका तो इन्वॉल्व हो गया, मान लीजिए हो गया, मान के चलिए, तो ईरान जो ज़्यादा फुदकता है कि हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। कल तो वो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा था कि अगर आज रात हम अटैक नहीं करेंगे इजराइल को, कल इजराइल हम पे अटैक करेगा। पता नहीं कौन से ख्याली पुलाव खाते हैं, कौन से ख्याली दुनिया में रहते हैं ये लोग। जाके हमास के इस्माइल के साथ बात करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करते हैं, वगैरह वगैरह। एक तो सिविलाइज नहीं है ये लोग, दूसरा ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट बात करते हैं। तो अगर ईरान इसमें कोई ऐसा गलत स्टेप लेता है तो आपको क्या लगता है अमेरिका पूरा स्टार्ट कर देगा ईरान का कारपेट बम्बिंग? क्योंकि इलेक्शन भी आ गए हैं, बाइडेन साहब को कुछ दिखाना है, बाइडेन साहब को इलेक्शन में कुछ तो दिखाना है कि ये देखिए मेरा सक्सेस, देखिए मैं ईरान को तबाह कर दिया, वो न्यूक्लियर बम बनाने वाला था। एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि ये इरानियन थियोक्रेसी का बिगिनिंग ऑफ द एंड है। Yes. And they will destroy themselves. Yes. इसमें कोई नई बात नहीं। देखिए, वो सारे शिया मिलिशियास को हेल्प करते हैं, बट सिर्फ क्योंकि हमास इजराइल के अगेंस्ट है तो एक सुन्नी मिलिशिया को भी हेल्प कर रहे हैं, तो उनका वैसे कोई एफिलिएशन, पागलपन का दौरा पड़ा है, कोई एफिलिएशन नहीं, क्या जरूरत था उनको कोई एफिलिएशन। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सारे कंट्रीज मिडिल ईस्ट में एलियनेटेड हैं, इनकी आगे कोई जरूरत नहीं है। और वो हदीस को लेके बैठे हुए हैं कि जब तक सारे जीव को नहीं मारेंगे, सारे काफिर को नहीं मारेंगे, तब तक पता नहीं क्या क्या, ये पागल हो गए हैं ये पूरा आप देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर्स ऑन अर्थ, आई मीन देयर लाइव्स ऑन अर्थ। क्या किस लिए जिंदा है वो लोग? खाली मरने के लिए नहीं। उनका तो बोला गया है कि आप अगर जिंदा हुए हैं ही मरने के लिए, कि आप जिंदा पूरा एग्जैक्टली मरना ही आपका फाइनल एम है, पूरा धरती को कब्रिस्तान बना के मरना ही आपका फाइनल एम है। मरने के बाद ही आपको जो मिलना है वो मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिल सकता। तो आप ऐसा कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी मरे और ऐसा काम करके मरे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले मरने के बाद। अच्छा, तो ये है उनका लॉजिक। तो नहीं तो इतने शहीद कहाँ से निकल जाते हैं? शहीद जिनको, अच्छा, ये आपको क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस उनका अब जो दिखा रहे हैं कॉन्फिडेंस,
ये कॉन्फिडेंस कहीं उससे तो नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान से 2 वारहेड ले चुके हैं और उनको लगता है कि अगर हमसे कोई ज़्यादा मुकाबला करने की कोशिश करेगा तो फेंक देंगे न्यूक्लियर वॉरहेड। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक, ट्रम्प साहब ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया है कि अमेरिका ने $6.5 बिलियन ईरान को दिया है किसी एक स्वैप डील में। हाँ। वो तो ओपन हो गया, पब्लिक वो दिया ओपन है, है, दिया है, तो ओपन हो गया। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि या तो वो पाकिस्तान से वॉरहेड्स लिए हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा, तो देखिए पैसा भी है, तो फायर पावर भी है। 2 वारहेड में क्या होगा, ईरान बच जाएगा? नहीं, ईरान क्या तो नहीं ईरान के पास तो कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो अमेरिका पहुंच जाएगा। नहीं, और अमेरिका वो वाले अमेरिका तक तो कारपेट पहुंच- बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देंगे, अमेरिका 2 दिन में इनका चित्रे उड़ा देंगे। ईरान मैं वालों आपको वही बोल रहा हूँ कि ये लोग जो सोच रहे हैं वैसा कभी भी नहीं होता है। ये लोग मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, ज्यादा बकवास कर रहे हैं मुझे लग रहा है। इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, बट वो भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो क्या हो जाएगा इससे? बट अगर वैसा कुछ होता है तो आप सोच लीजिए कि इरानियन नहीं, इजराइल के ऊपर अगर अटैक करने का, खास करके न्यूक्लियर अटैक करने का प्लान ईरान करेंगे तब तो इजराइल तो चुप नहीं बैठेगा। वो तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देगा पूरा ईरान में, क्योंकि उनके पास तो लग रहा है, ऐसे सुनाई दे रहा है 200 इजराइल के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है और काफी एडवांस स्टेज के न्यूक्लियर वेपन्स। तो इजराइल के लिए कोई डर का माहौल नहीं है। अगर आप इजराइल पे एक डालेंगे तो इजराइल आपको साफ कर देगा। ईरान एज अ कंट्री विल बी ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। नॉट ओनली ईरान बट ऑल्सो पाकिस्तान, ये दोनों देश विल बी ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि ये उनका फुलिशनेस है जो वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक उनका भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि बहुत रेडिकलाइज्ड हो चुका है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या, उनको तो इलेक्शन नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है। काहे का कॉन्स्टिट्यूएंसी भाई? बट एक लोगों का सपोर्ट, क्योंकि यंग मास तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है आज के डेट में थियोक्रेसी को। दे वांट फ्रीडम, क्योंकि अभी जो ईरान में हुआ हिजाब को लेकर के, हाँ, they want इतना freedom. सारा the entire youth mass in Iran, it seems they are completely alienated they from the government. want to leave this religion, they want to move out. They are saying we are of Persian origin, we want to get back to Exactly. we were Zoroastrians, we want to get back to our original religion. We don't want this is like an imposed religion on us. Exactly. So the youth of Iran is not at all supporting the theocracy. So that means now America can take the plea that they are going to liberate the young masses, the youth masses of Absolutely, Iran absolutely. from They have the been draconian Islamist regime. They have been trying this from 1979. They've been unable, but I think this may give them a good chance for liberating the people of Iran. लेकिन जैसे अगर ये सब होता है तो पूरा तो वेस्ट एशिया में पूरा पंगा हो जाएगा। बहुत, देयर विल बी लार्ज स्केल वॉर इन वेस्ट There एशिया will be large scale war. एंड लार्ज स्केल डेथ, डिस्ट्रक्शन, एवरीथिंग, एंड इट विल डेफिनेटली इंपैक्ट द सप्लाई चेन It will. जो ऑयल एंड गैस का है। नेचुरल गैस स्पेशली, ईरान तो बहुत ज्यादा नेचुरल गैस करता है। बट एक चीज यहाँ पे और भी है कि वी मे सी अपराइजिंग इन मल्टीपल कंट्रीज लाइक इराक हैज शिया मेजॉरिटी, तो देयर विल बी अपराइजिंग्स against the Iraqi regime as well as against Possible, it is possible. whatever you have nearby vicinity, जो भी आपका यूएस का जो भी है। और ईरान में तो होगा ही होगा। पिछले अभी हिजाब के चक्कर में हमने देखा कितना बड़ा अपराइजिंग हुआ। और एक सबसे बड़ा चीज है सऊदी अरेबिया, जो ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ सऊदी अरेबिया है, इट इज अ मेजॉरिटी शिया प्रोविंस। तो ऐसी जगहों में जहां पे पूरे ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं सऊदी के, शिया लोग फिर से अपराइजिंग करके कुछ भी कर सकते। एक थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, एक डॉक्टर अंकित शाह नाम के एक एनालिस्ट हैं जो कई सारे यूट्यूब चैनल में आते हैं, एंड ही इज़ वेरी फेमस फॉर गिविंग प्रेडिक्शंस एंड दोज प्रेडिक्शंस कमिंग आउट टू बी ट्रू। ओके, तो उनका एक प्रेडिक्शन है, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है क्यों ये किया हुआ है, कि उनका प्रेडिक्शन है कि बाय 2040 UAE will be a Hindu majority country, and Saudi Arabia will be a Jewish majority country, and this Iran is going to be a Christian majority country. ऐसा उनका एक प्रेडिक्शन है कि ये जैसे मूवमेंट चल पड़ा है वेस्ट एशिया में, जिस टाइप का इंटरनल स्ट्राइफ, इंटरनल डिविजन्स, फिशर्स धीरे धीरे पैदा हो रहा है इन सोसाइटी में, ये एंड में जाकर इनका जो रिलीजियस एफिनिटी है वो धीरे धीरे उस तरफ जाएगा और फाइनली ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे यूएई में जैसे मान लीजिए वो मंदिर इकोसिस्टम बन रहा है, मंदिर कल्चर, क्योंकि ये जो इसके पीछे जो इकोनॉमिक्स छिपा हुआ है मंदिर इकोसिस्टम के पीछे,
वो इकोनॉमिक्स पता नहीं, आज के मॉडर्न टाइम्स में तो आप केन्स की बात करते हैं, आप पता नहीं कौन सा न्यू कंजर्वेटिव लिबरल इकोनॉमिस्ट का बात करते हैं, एडम स्मिथ का बात करते हैं। हमारे जो पूर्व पुरुष थे हजारों साल पहले ऐसा इकोसिस्टम बनाया था, जो कि मुझे लग रहा है केन्स शायद इसको ऑब्जर्व करके थोड़ा कुछ बोला होगा कि आप कैसे आर्टिफिशियल डिमांड मार्केट में कर सकते हैं, कैसे आप व्हेन देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट हाउ द स्टेट कैन क्रिएट डिमांड बाय इन्वेस्टिंग मनी एंड पंपिंग मनी इनटू द मार्केट। वो सब चीज़ें हम बाद में मॉडर्न इकोनॉमी से पढ़ रहे हैं। तो तो इसका मतलब हम लोग इस पर रेफर कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया में एक नया ऑर्डर बन रहा है। अच्छा, अगर ऐसा ऑर्डर बन रहा है तो मान लीजिए ईरान इन्वॉल्व हो जाता है वार में, और इंटरनल रेवोल्यूशन ईरान में भी हो जाता है, फिर सीरिया में तो होगा ही होगा, इराक में भी होगा ही होगा, फिर इजिप्ट चाहेगा नहीं हो, इसलिए वो पैलेस्टाइन को अंदर घुसने नहीं दे रहा है। सो मच फॉर दी मुस्लिम ब्रदरहुड एंड उमा कि हम लोग इनको एक भी नहीं लेंगे रिफ्यूजी, लेकिन फिर भी इनके तरफदारी करते रहेंगे और इनसे लड़वाते रहेंगे। ये है उनका ओवरऑल स्ट्रैटेजी। सारा रिफ्यूजी तो यूरोप ले रहा है, सारा रिफ्यूजी तो अमेरिका ले रहा है। ये लोग तो अपने भाई बहन जिनको ये बोलते हैं कि ये सताए हुए हैं, एक भी रिफ्यूजी लेने के लिए तैयार नहीं, नहीं, बिल्कुल आप मुझे बताइए, अभी ईरान रिफ्यूजी लेगा? नहीं। अगर ईरान को ऑफर किया जाएगा कि आप 1-2 लाख 3 लाख 5 लाख ले जाइए, पैलेस्टाइनियन, एक भी नहीं लेगा। पैलेस्टाइन हो, एक भी नहीं लेगा। देखिए, अफगान वॉर में जितने निकले थे सब कहाँ गए? सब कहाँ गए? यूरोप। सीरियन वॉर में जो सब निकले थे वो कहाँ गए? यूरोप। आपको रोहिंग्या हर देश में मिलेगा, अरब में एक नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में नहीं मिलेंगे, बांग्लादेश वाले खुद इनको लेके अलग से आइलैंड में रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम वही है कि वी रन फ्रॉम शरिया टू इम्पोज शरिया। तो इनका लॉजिक ही वैसे है। लेबनान सरिया लैंड से भाग के जाना है और जहां पहुंच रहे हैं वहां पे सरिया लैंड बनाना है। एग्जैक्टली। अभी स्कॉटलैंड बुला रहा है कि आप लोग आ जाओ, हम आपको देंगे। तो मेरे हिसाब से आगे अगर है, मिडिल ईस्ट विल ग्रो एंड यूरोप विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड। इट्स अ डिक्लाइनिंग सिविलाइजेशन। आई मीन, क्योंकि एक तो अगर हम लोग जो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, इन्होंने जो किया है अपने कॉलोनियल पीरियड में, जितने सारे यातनाएं दी हैं लोगों को, जितने सारे बार घूम फिर के आने वाला है। और ये लोग एटम बम, फाइटर जेट्स पकड़ के बैठे रहेंगे और इनका कंप्लीटली द सोसाइटी विल बी टेकन ओवर बाय द रेडिकल एलिमेंट्स एंड वी radical elements and woke elements both we are having extremes. there is not middle path तो है ही नहीं। तो यूरोप एज अ सिविलाइजेशन पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मिडिल ईस्ट को संभाल लिया जाए तो मिडिल ईस्ट के लिए एक नया बहुत अच्छा एरा आने वाला है। इफ बिकॉज आई एम सीइंग गुड प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज आई एम सीइंग गुड लीडर्स, बीड मोहम्मद बिन सलमान, बीड MBZ हो, तो किंग अब्दुल्ला हो। Now it seems they are far better visionaries than the so-called European leaders like Macron और ऋषि सुनक और बाइडेन। Absolutely. कनाडा में हो, यूएस में हो, आपके लिए यूके में हो, या फिर यूरोप में किसी भी देश में हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से समाधान करने की सहूलियत और इच्छा यही लोग रखते हैं। मोहम्मद बिन सलमान रखते हैं, MBZ रखते हैं, लेकिन ये बाइडेन वगैरह नहीं रखते हैं। नहीं, इनको आज तक समझ नहीं आया है कि प्रॉब्लम क्या है। कितने देश आज तक मानते हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर इनको ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो लिबरलिज्म है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है, उसमें इतना स्पेस है कि ये लोग आएंगे तो फिर उसमें समा जाएंगे, हम उनको ऑब्जर्व कर लेंगे एंड आवर कल्चर विल कंटिन्यू टू बी द ओवरवेलमिंग कल्चर। सर देखिए, पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है, डेमोक्रेसी इज वैलिड टिल द टाइम यू हैव डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जिस दिन चेंज हो गया, डेमोक्रेसी का और कोई नामो निशान नहीं रहा। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। एग्जैक्टली। लेबनान एक देश था, लेबनान बर्बाद हो गया क्योंकि आप देखेंगे स्ट्रेटेजिकली जितने भी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज थे, दे डिड नॉट गो टू जॉर्डन, दे डिड नॉट गो टू, नहीं वो जॉर्डन तो नहीं ले रहा था, जॉर्डन गए थे, भगा दिया। ये जो अभी जो पाकिस्तान वाले ना बड़े हमदर्दी बन के घूम रहे हैं पैलेस्टीन, वहां पे तो जियाउल हक खुद मार के भगाए हैं। 25,000-30,000 पैलेस्टीन को मारने के लिए इसको तो बुलाया था जॉर्डन के किंग ने। हाँ, जियाउल हक खुद गए थे और मार के आया, और वो दिखाते हैं कि मैं इस्लाम का बहुत बड़ा हिमायती हूँ। हाँ, तो बात यह है। तो वहां सबसे निकले कहाँ गए? सब लेबनान गए। लेबनान was doing extremely well in terms of economy. Beirut was called the Paris of East. Yes.
यूनिवर्सिटी अच्छा था, और अभी कहाँ बेरूट खड़ा अभी है? कहाँ है बेरूट? कहाँ है बेरूट? अभी कहाँ है लेबनान? लेबनान इज नाउ द हॉटबेड ऑफ शिया मिलिशियास, हिजबुल्लाह। And for all practical purposes, Hezbollah is controlling the entire thing. एग्जैक्टली, It is a parastate now. बस तो पॉइंट वही है कि और इनका क्या चक्कर है, ये जो रसिया चाइना ये घूम घूम के कुछ डिप्लोमेसी कर रहे हैं। पुतिन हैज राइट नाउ इन बीजिंग, ही इज विजिटिंग आई थिंक इन अ 2-3 डे विजिट टू बीजिंग, एंड वहाँ पे क्या पलाव बन रहा है। देखिए यहाँ पे अगर जियो स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है सीरिया में, टार्टूस। yes. तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उनका जो मिडिल ईस्ट में जो एक बहुत बड़ा स्टैंड था वो पूरा पूरी हट जाएगा। और रशिया ने ईरान के साथ काफ़ी डील साइन किए हैं, रशिया और चाइना दोनों। तो अगर ईरान इज डिस्ट्रॉयड एज अ पावर, बिकॉज ईरान इज डूइंग व्हाट, इट इज ट्राइंग टू प्रोलिफरेट वॉट एवर चाइना एंड रशिया इज गिविंग। तो अगर इस कंडीशन में ईरान डिस्ट्रॉय हो जाता है और यूएसए आ जाता है, जो कि मोस्ट लाइकली है, तो आप देखिए दोनों चाइना और रशिया विल बी। लेकिन अगर ईरान अगर लड़ता है, ये युद्ध लड़ता है एज एज एन एक्टर, तो फिर वो ईरान ने जितना सारा मिलिट्री हेल्प दिया था रशिया को यूक्रेन वार में, वो सारा जो ड्रोन्स वगैरह सब दिया था, कामिकाज़ी ड्रोन एंड ऑल, तो अभी क्या रशिया हेल्प करने नहीं आएगा ईरान को? ईरान के सपोर्ट में युद्ध लड़ने के लिए आएगा नहीं? आ सकता है, क्योंकि सीरिया के सपोर्ट में तो आए थे वो। इसीलिए आप देखिए इट वाज जो यूएस का जो पॉलिसी था, सीरिया के सपोर्ट में तो आए थे, हाँ। लेकिन दे ऑलवेज ट्राई टू stay away from the power politics. Yes. They were mostly trying to destroy the ISIS. But आप देखिए वहाँ मुझे एक प्रॉब्लम लगता है at this point in time, जैसे यूएस का सीरिया और लीबिया में पॉलिसी पैरालिसिस था, they could not read the situation very well, जिस वजह से आप देखिए बशर अल असद रह गए, रशिया emerged victorious, रशिया का काफ़ी पावर बढ़ गया वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अगर सेम टाइप ऑफ इनका जो पॉलिसी मेकिंग रहेगा ईरान को लेके, तो अगेन रशिया एंड चाइना में बिकम मोर पावरफुल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यूएसए विल अगेन हैव टू विड्रॉ। तो यूएसए अगर चाहता है कि उसका मिडिल ईस्ट में फुटप्रिंट बनी रहे, तो दे हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। जो आप बोल रहे थे कि या तो वो डायरेक्टली लड़े या तो वो बैकअप दे इजराइल को कि भाई आपको जो करना। मुझे तो लग रहा है बैकअप में काम नहीं चलेगा, डायरेक्टली लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो या तो आप डायरेक्ट लड़ लें, क्योंकि अगर आपको मिडिल ईस्ट में सेटल इन करना है, आपको उसको ठीक करना है मिडिल ईस्ट, एंड समबडी हैज टू। एक तो आपको हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करना है, करेक्ट, आपको हमास को न्यूट्रलाइज करना है, करेक्ट, ये पूरा इंतिफादा मूवमेंट को न्यूट्रलाइज करना है आपको। सबसे पहले ईरान का कुड्स फोर्स और IRGC को न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि इन सब का बाप तो यही है। पैसे देने वाला कौन है? यही तो है। आप और ये हापाजाड़ सैंक्शन तो काम नहीं करेगा। आपको पूरा पिन पॉइंट अटैक्स करना है, पिन पॉइंट मारना है इनको, बीट फाइनेंशियली, बीट पॉलिटिकली, बीट मिलिटरीली। यूएसए हैज टू डिवाइस अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, जिसमें कि सीरिया और लीबिया जैसे कंडीशंस फिर से क्रिएट ना हो। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं अमेरिका ऐसा करे, नहीं कर रहा है। अमेरिका के पास कुछ कंस्टेंट्स होंगे, उनका जो परसेप्शन है, एनालिसिस है, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस हैं, वो कुछ डिफर होंगे। उनके पास दे आर मोर ब्रीफ्ड देन अस, दे आर हैविंग मोर ग्राउंड रियलिटीज, वी आर नॉट प्रिवी टू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ये कहाँ जा रहा है? क्योंकि ऐसे ही सार्क डिवीज़न जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, पहले यही हुआ था कि कौन कितना स्पेस रख लेगा, कौन कितना एरिया में विल प्ले द रोल ऑफ एन एंकर, and this kind of competition was there. It was a dog fight between nation states, and that the dog fight led to these 2 world wars, basically leading to a lot of destruction, both men and material. और अभी 70-75 साल के बाद हम लोग सोच रहे थे कि पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर देयर इज अ पीस, इवन इफ वो कोल्ड वॉर वगैरह हुआ, फिर हमने वाहवाही ली, वी पैटेड ऑन आवर बैक कि चलो ठीक है, हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं आज ह्यूमंस कि हम लोग फिर वो युद्ध किए नहीं। यद्यपि कोल्ड वॉर हमने किया, लेकिन सही जो सच्ची में युद्ध है वो हमने किया नहीं। हम लोग इंसान बड़े स्मार्ट हैं, अच्छा काम कर दिया वगैरह वगैरह।
फिर वो छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट होता रहा, फिर यही गल्फ वॉर हुआ था 91 में, फिर वो कोसोवो वार हुआ 99 में। ये सब छोटा मोटा, इसको हम छोटा मोटा वार बोल के फिर चुप रह गए कि चलो ठीक है कुछ कुछ हो रहा है, फिर तो बड़ा वार नहीं हो रहा है, वर्ल्ड वार टाइप का नहीं हो रहा है। अभी उसी दहाने पे लाकर फिर हम अपने आप को खड़े कर दिए कि फिर वही शार्प आइडियोलॉजिकल डिवीजन, सुपर पावर्स आर अलाइनिंग विद ईच अदर, रीजनल पावर्स आर अलाइनिंग विद ईच अदर, एंड द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइन्स। पहले तो आइडियोलॉजिकल लाइन पे डिवीजन होता था, अब तो प्योर रिलीजियस लाइन पे डिवीजन हो गया। एंड नाउ मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट क्रूसेड, होली वॉर काइंड ऑफ थिंग, आई नो प्रोबेबली द लास्ट वॉर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि हम लोग तो सुनते आए हैं बचपन से, यही ऐसे लिखते आए हैं कि द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी द लास्ट वर्ल्ड वॉर फॉर ह्यूमैनिटी। ये सब हम पढ़ते आए हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते आए हैं। तो कहाँ मैंने व्हाट काइंड ऑफ डेंजरस मूव द ह्यूमैनिटी इज मेकिंग। एब्सोल्युटली। देखिए, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो नहीं है, ये सैटेलाइट फाइटिंग, सैटेलाइट का सैटेलाइट है। इजराइल इज द सैटेलाइट एंड ईरान है, ईरान का सैटेलाइट है आपके लिए हमास। तो ये सैटेलाइट का सैटेलाइट है। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा स्केल में आगे बढ़ने दिया जाएगा सिचुएशन, बिकॉज आप खुद देखिए एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। एग्जैक्टली। तो कहाँ से मैन, मटेरियल, पैसे कहाँ से लाएंगे? यूएसए का भी खुद का हालत खराब है, ईरान का हालत खराब है, रशिया का हालत है, चाइना का भी हालत खराब है। नहीं, लेकिन हम तो ऐसे टाइम पे खड़े हैं, अगले साल इलेक्शन है सबके घर में, सबके घर में। सही बात है। एंड एवरीबॉडी इज डूइंग इक्वली बैड। इक्वली बैड, यस। तो अगर हमको बचाना है तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये फुल फ्लेजेड एक बहुत लार्ज स्केल वॉर होगा। और मोदी जी क्या करेंगे? अब तो 10 दिन 12 दिन हो गए युद्ध के। मोदी जी तो एक बार आके बोल के चले गए, उसके बाद मोदी जी का खबर है नहीं। He must be planning. He must be planning. I think he must be planning a visit to Israel because his constituents probably right now it won't be beneficial to even Mr. Modi politically. लेकिन मुझे लग रहा है कोई कंटिजेंसी के बारे में ज़रूर डिस्कशन हो रहा होगा और कोई स्टडी हो रहा होगा। इसराइल हमास वार की कोई स्टडी जो मिलिट्री लोग कर रहे होंगे कि अगर जिसके हम तो घिरे हुए हैं जैसे इजराइल की तरह। बट सर, आपको लगता नहीं कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है इंडिया के लिए कि यूएस के साथ आप नेगोशिएट करें, यूएस के साथ बात करें कि इफ दिस इज द फाइनल वॉर ऑन टेरर, वो माने ना? हाँ, बीइंग फॉट, माने तब ना। हाँ, बीइंग फॉट, व्हाई नॉट डीन्यूक्लियराइज पाकिस्तान एंड ऑल्सो ईरान। ईरान को तो, ईरान का जितना भी आपका है पूरा पूरी खत्म कीजिए, पाकिस्तान को भी खत्म कीजिए। अभी जो 2 दिन, अभी 6 तारीख को, अक्टूबर 6 तारीख को इतना बड़ा जो धमाका हुआ था डेरा गाजी खान में, ये क्या हुआ है? कोई बोल रहा है कि शाहीन मिसाइल मिसफायर हो गया, कोई बोल रहा है कि अमेरिका वाले लेके चले गए और उड़ा के चले गए। क्योंकि क्या लेके जाएंगे? अगर आप फ्लाइट, अमेरिका वालों की बेवकूफ़ी है कि इन्होंने दिन दहाड़े, चाइना जब पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दे रहा था, ये लोग आंखें खोल के सोए हुए थे। अब पाकिस्तान वाले जा के घूम के हर जगह दे रहे हैं, न्यूक्लियर वारेड बेच रहे हैं, ये सोए हुए हैं। और नॉर्थ कोरिया अचीव किया पाकिस्तान से लेकर के बेनजीर भुट्टो खुद लेके गई थी अपने बैग में जो भी है व्हाटएवर, तो वो भी सो रहे थे। तो मुझे लग रहा है इफ द वर्ल्ड हैज बीन मेड अ डेंजरस प्लेस टू लिव इन, उसमें अमेरिका का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसे बेवकूफ़ी बार बार करते रहेंगे और बाकी देश के लोग ये हर्जाना भरते रहेंगे। ये जो इतना सारा हमास ने जो मिलिट्री प्रिपरेशन किया, ये जितना सारा एड पैलेस्टाइन आ रहा था वो सब डाइवर्ट होकर वहाँ पे जा रहा था। 2-3 साल से प्रिपरेशन चल रहा है, थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ फिदाइंस, ये सब बन रहे हैं। सब अमेरिका सो रहा है, इजराइल सो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज सो रहे हैं, एंड दे आर नाउ बिजी डिस्कसिंग हु इज अ मैन एंड हु इज अ वुमन। लड़का कौन है, लड़की कौन है, उसके बारे में डिबेट चल रहा है। मतलब 21st सेंचुरी में हम लोग इस बात पे आके खड़े हो गए हैं कि अब हम डिबेट करें कि जिसको हम लड़का बोल रहे हैं वो लड़का है सच में क्या? अगर आज लड़का है कल को क्या ये लड़का रहेगा? या जो लड़की है वो आज लड़की है तो कल को फिर लड़का भी बन सकता है। तो ये डिबेट तो हम, ये जो ओकिज्म का जो चिंगारी है वो धीरे धीरे इंडिया में भी आने लगा है। और हमने तो देखा जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स, बड़े लोग इसके बारे में 3-4 दिन 5 दिन शायद डिबेट भी किया। बड़े लोग हैं, बड़ी उनकी बातें हैं,
पता नहीं कौन सा फिलोसफी पढ़ के आए हैं। और फिर ये अभी फिर 1-2 दिन से पहले बोला कि नहीं नहीं हम फिर इसको अलाउ नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो जब तक ये बकवास चीज़ों में ये लोग घुसते जाएंगे, इनको अचीव करने के लिए कुछ है नहीं। एंड अगर ये टॉलरेंट होते हैं तो ये टॉलरेंट होते हैं सिर्फ एक ही रिलीजियन है और उनके सिंपथाइजर्स के लिए। और अब तो यूरोप में आप देखिए इतना गन कल्चर बढ़ गया है, रेडिली अवेलेबल। वो जो बेल्जियम रेप कल्चर, मतलब इतना ज़्यादा रेप बढ़ चुका है। आई मीन स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, दे वर सम ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्या हो रहा है वहाँ पे आजकल? बेल्जियम में क्या हो रहा है? ब्रसेल्स में भी तो अब जो ब्रसेल्स has been overtaken by the Islamist radicals. Same with Germany and France. पेरिस आजकल ढाका की तरह दिखने लग गया है। हर तरह कूड़े का मलबा, लोग रोड पे सो रहे हैं। कहाँ से सस्टेन करेगा यूरोप इन लोगों को लेके? तो ये सब चीज़ों से कि मर्द कौन है, औरत कौन है, इन सब और से फिर इनका ओपन बॉर्डर पॉलिसी है कि जो आता है अमेरिका में भी वही चल रहा है। और 2 ही देश हैं जो कि ये सब अलाउ नहीं करते, एक है हंगरी, दूसरा है पोलैंड। और आप देखिए पूरा डीप स्टेट लग गया है इनके विरुद्ध कि ये लोग क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भले रिलीजियस लाइंस पे हो ना हो, ये पक्का एक सेन और एक इनसेन आदमी के बीच तो जरूर होने जा रहा है कि भाई जो पागल है, और वो यूरोप में होगा, और वो यूरोप में होगा कि भाई पागल कौन है और समझदार कौन है, इन सब के बीच में होने जा रहा है। क्योंकि आपको जैसी जैसी चीजें पढ़ाया जा रहा है, और जो पागल है वही जीतेगा, और जब जीतेगा फिर वो समझदार कहलाएगा। ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय विक्टर्स, तो वो अपना उसी हिसाब से चेंज भी कर दें। तो यही है पूरा, मतलब वर्ल्ड इज बिकमिंग इलॉजिकल डे बाय डे। तो इसके अलावा और कुछ मतलब आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो धीरे धीरे कम हो और गुड सेंस प्रिवेल करे among the leadership of Arabian countries at least, because if they are really going to take the role of honest mediators, they can easily convince the Hamas leadership first to release all the hostages that they are keeping, and also then surrender and allow the humanitarian aid to come to Gaza and other places. And then probably the pain and the suffering and the psychological scar that the Israeli people have suffered through, it will come to an end probably to some extent, और फिर उससे कोई पीस का रास्ता खुलेगा। लेकिन इससे बढ़ के ये जो क्राइसिस मान लीजिए अभी सॉल्व ही हो गया, इससे बढ़ के जो सोसाइटी को ये जो रेडिकल एलिमेंट्स धीरे धीरे टेक ओवर कर रहे हैं, उनसे फिर सोसाइटी को कैसे छीन के वापस लेना है। क्योंकि एक टाइम था जब हमास का कोई अस्तित्व तो नहीं था पैलेस्टाइन में, फिर धीरे धीरे हमास बना, फिर हमास के बनने के बाद पूरा पैलेस्टाइन को, गाजा स्ट्रिप को तो एटलीस्ट टेक ओवर कर लिया। फिर धीरे धीरे यही होगा, फिर हमास नहीं आएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, एंड दीज रेडिकल नॉन स्टेट रादर पैरास्टेट एक्टर्स विल गैदर द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टेट एंड येट वोंट बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट्स। ना ये कोई मानवता की बात करेंगे, ना ये कोई वार क्राइम का लॉ मानेंगे, ना ये कोई इंटरनेशनल लॉ मानेंगे, या अगर नहीं मानेंगे ना इनको कोई पनिशमेंट कर भी सकता है, क्योंकि दे आर लाइक स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स। सुबह को नॉन स्टेट एक्टर किसके खिलाफ, क्योंकि उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है वगैरह वगैरह। तो फिर ये चलता रहेगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बाइडेन से लेकर के, नेतन्याहू से लेकर के, मोहम्मद अब्बास से लेकर के, MBS MBZ जितने सारे लोग हैं, और मैं तो कहूँगा कि पुतिन और शी जिनपिंग भी, और ऑफकोर्स मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सब कहीं एक पेज पे आए, जैसे G20 में आए थे, एक पेज पे आए, फिर जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात हमने किया था, फिर उसी चीज़ पे हम लोग वापस आएँ। ये जो घटना घटा है इसको कैसे हम सॉल्व करें, फिर वही एक फैमिली एक फ्यूचर की तरफ हम बढ़ें। Thank you so much. Please like the video, share the video, and definitely subscribe to our channel. And we are going to definitely bring in more and more such analysis that is going to be really helpful for students
who are very seriously preparing for various kinds of competitive exams, particularly the civil service exam. Please subscribe to our channel, and thank you again. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.